इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप एक फुल्ली फंक्शनल कैलकुलेटर यूजिंग एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं। हम इसमें आपको कोड लिख के नहीं दिखाएंगे, हम आपको कोड का गिटहब लिंक और पूरा कोड एक्सप्लेन करके देने वाले हैं कि हमने कोड कैसे लिखा। हम आपके साथ लिखकर उस कोड को टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। आप उस कोड को देख सकते हैं, पूरा कोड एक्सप्लेन करेंगे कि हमने वो कोड कैसे लिखा और किस लाइन की वजह से उसके अंदर क्या हो रहा है। हम एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट तीनों ही पार्ट इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पूरी तरह से फंक्शनल। अगर आप ऑल क्लियर करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो भी है सब क्लियर हो जाता है। अगर आप कुछ परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन तो वो भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। 80/10 अगर हम करते हैं तो 8 आउटपुट आना चाहिए, 8 आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फुल्ली फंक्शनल है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करके अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कैसे करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। आप विजुअल स्टूडियो के अंदर आइएगा और एक फाइल बनाइएगा सबसे पहले index.html। index.html बनाने के बाद आप उसके अंदर इसका बॉयलर प्लेट जो कि शिफ्ट वन करने के बाद आ जाएगा। इसके बाद आप इसके जो है नाम चेंज कर सकते हैं इधर डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके। इसको आप यहाँ पर ये कैलकुलेटर बाय अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जो हमारा ऊपर होता है, जैसे अगर मैं आपको इसी फाइल में दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर बाय अंडरस्कोर अंडरस्कोर आ रहा है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा कैलकुलेटर बाय, आप जो भी आपका नाम हो, राम श्याम मोहन, आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसको स्प्लिट मोड में भी दिखाता हूँ आपको, ताकि ना ये कोड और ये आपको पूरा क्लियर रहे कि किसकी वजह से क्या हो रहा है। ताकि अगर कोई आपसे पूछ भी ले कि आपने इसमें क्या किया तो आप बता पाएँ अच्छे से। ठीक है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये अपना नाम चेंज कर लिया कैलकुलेटर बाय। इसके बाद आप बॉडी के अंदर आइएगा और बॉडी के अंदर एक डिव लीजिएगा। ये जो डिव है, ये डिव मेरा यहाँ स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में जाके ये डिव मेरा खत्म हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो हम पूरा कोड लिखने वाले हैं हम इसी डिव के अंदर लिखने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं ना कि ये जो आउटर बाउंड्री बनी हुई है, ये हमने इसी डिव की हेल्प से बनाई है। तो इसके लिए आप ये डिव और इसकी आप क्लास ले लीजिएगा कैलकुलेटर। एक डिव है जिसका हमने क्लास लिया कैलकुलेटर। अब इसके अंदर देखिए ऊपर सबसे ऊपर ये एक इनपुट स्क्रीन है। तो इसके लिए मैंने एक इनपुट स्क्रीन ले ली। इनपुट स्क्रीन कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। ये इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू स्क्रीन और आईडी ले ली मैंने इसका इनपुट बॉक्स और प्लेस होल्डर इक्वल टू 0। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये डिव लिया और एक डिव के अंदर मैंने 4 बटन डाले। अब देखिए एक लाइन के अंदर 4 बटन है, तो एक डिव के अंदर मैंने 4 बटन डाले। पहले का नाम एसी दे दिया मैंने यहाँ पर एसी, दूसरे का नाम क्लियर, ये यहाँ से क्लियर, तीसरे का नाम परसेंट, ये परसेंट और चौथे का डिवाइड के लिए डिवाइड। और देखिए ये जो है इनका मैंने अलग अलग क्लास दी। एसी के लिए मैंने ऑल एसी मतलब ऑल क्लियर, तो इसकी क्लास मैंने एसी दी। क्लियर मतलब यहाँ पे मैं अपनी जो भी यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 888 था और मेरे को सिर्फ एक 8 खत्म करना था, तो यहाँ पे क्लियर, इसके लिए मैंने सी यूज किया। और ये स्टार है, उसके अलावा ये डिवाइड, ये परसेंट, डिवाइड, स्टार, माइनस, प्लस, ये सब ऑपरेटर होते हैं। तो इन सब के लिए मैंने क्लास एक ऑपरेटर ले लिया और सबकी क्लास सेम रखूंगा मैं जितने भी ऑपरेटर। इसके बाद मैंने दूसरा डिव स्टार्ट किया, ये यहाँ से यहाँ तक। और इस डिव के अंदर मैंने एक और क्लास ली नंबर, जो कि नंबर्स के लिए ली, और उसके अलावा ऑपरेटर जो कि स्टार के लिए थी। इसी तरह से मैंने हर एक के लिए कर लिया। एक और डिव, एक और डिव और एक और डिव। आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला, अभी जो लास्ट वाला है इसका जो ये है इक्वल वाला, इसके लिए मैंने इसकी जो क्लास है वो चेंज करी। क्योंकि देखिए आप समझिए, जब आप इक्वल बटन प्रेस करेंगे, जैसे मान लीजिए 8882+2, और जैसे आप इक्वल बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो एवेलुएट होकर रिजल्ट आना चाहिए जो आपके ऊपर इनपुट स्ट्रिंग में है। तो इसके लिए मैंने इस पर एक अलग क्लास यूज कर ली जिसका मैंने नाम दिया इक्वल बटन। और ये हमारा ये हमारा एचटीएमएल का कोड कंप्लीट। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं सीएसएस वाला पार्ट। तो सीएसएस वाला पार्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये एक लिंक, मतलब सीएसएस फाइल को लिंक करने वाले अपने एचटीएमएल के लिए। इसके लिए मैंने एक्सटर्नल सीएसएस का यूज किया। आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्टाइल वाली फाइल समझते हैं हमने क्या किया। हमने सबसे पहले पूरी फाइल को, जो हमारा पूरा पेज था, उसको पैडिंग और मार्जिन दे दी 0 0। इसके अलावा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दिया और हमने फॉन्ट फैमिली यूज किया ये। अगर आप चाहें तो ये दूसरी फॉन्ट फैमिली का मतलब ये है कि जो अभी आपको 7 कुछ इस तरह से लिखा दिखाई दे रहा है, ये अगर आप दूसरी फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे तो आपको ये 7 थोड़ा अलग दिखाई दे सकता है। इसके बाद बॉडी, बॉडी में हमने सबसे पहले क्या कहा कि आप विड्थ 100% कर दीजिए, मतलब हमें पूरी 100% विड्थ यूज करनी है। हाइट 100 WH रखिए। डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज करा और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर इसलिए ताकि जो अभी हमारा, आप देखिए अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ तो ये बीच में आ रहा है, तो ये जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की वजह से ही है। इसके अलावा आप देखिए इसके बाद हमने अलाइन आइटम सेंटर के सारे आइटम्स को सेंट्रली अलाइन करना है। और बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट में 0 डिग्री और ये 2 कलर्स हमने पास किए हैं। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी 2 कलर आप जो चेंज करके इस तरह से होवर करके इस पे आते हैं तो ये कलर चेंज आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप 0 डिग्री कॉमा हैशटैग लगा के, ये 6 डिजिट का नंबर होता है, आप ये डालेंगे तो आपको कोई ना कोई कलर मिल जाएगा और उसके बाद में आप इसको यहाँ से ऐसे करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं।
ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम कैलकुलेटर पे। हमने एचटीएमएल फाइल में बताया था कि हमने एचटीएमएल फाइल में पूरे डिव को ये कैलकुलेटर दिया था। तो अब ये जो पूरी डिव फाइल है जिसके अंदर हमने पूरा है, अब हम इस पूरी पे सीएसएस अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर कहा कि आप इसको बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल का। जो ये बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है ये 1 पिक्सल का है। अगर मान लीजिए मैं इसको चेंज करके यहाँ पर 10 पिक्सल कर देता हूँ, तो देखिए अगर जैसे ही मैं इसको 10 पिक्सल करता हूँ और इसको रीरन करूंगा, तो देखिए इस मोटी हो गई। तो अगर आप इसको 10 पिक्सल, 100 पिक्सल, 20 पिक्सल जितना अपने अकॉर्डिंग रखना चाहें आप उतना रख लीजिए। मैं इसको चेंज करके 2 पिक्सल का छोड़ देता हूँ अभी के लिए। तो आप देखिए ये, इसके बाद हमने इसके बाद में लिया पैडिंग। पैडिंग 20 पिक्सल। ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो इतना गैप है इनके बीच में, ये वाला जो गैप है ये इस वाली पैडिंग की वजह से। आप देखिए अगर मैं इसको 20 से चेंज करके अगर मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ, तो आप देखिए इधर भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये स्पेस बढ़ गया यहाँ पर, तो ये पैडिंग की वजह से हुआ। हम इसको 20 ही रहने देते हैं। बॉर्डर रेडियस देखिए, ये भी थोड़ा जो एक कर्व दिखाई दे रहा है ये बॉर्डर रेडियस की हेल्प से होता है। मैंने यहाँ पे 16 पिक्सल लिया है, आप इसको चाहें तो और ज़्यादा कर सकते हैं, मान लीजिए 15 पिक्सल कर लीजिए। और इसके बाद आप जैसे इस फाइल को रीलोड करेंगे ये देखिए ये और हो गया। अगर आप यहाँ पर और ज़्यादा करना चाहते हैं आप 500 पिक्सल ले लीजिए। और जैसे ही आप इसको रन करेंगे, जैसे ही आप इसको रीरन करेंगे, तो ये देखिए कैलकुलेटर आपका थोड़ा कुछ इस तरह का डिज़ाइन होकर मॉडिफाई हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। हम इसको वापस से 20 पिक्सल या 16 पिक्सल, 20 पिक्सल ले लेते हैं और ये रीरन। ठीक है। अब इसके बाद में हमने बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो मतलब ये जो बॉक्स की जो ये वाली जो आप देख रहे हैं ना थोड़ी थोड़ी शेडोज, जो लाइट कलर वाली शेडो आ रही, ये इसके लिए हमने ये वाला पूरा कोड लिखा है। आप सेम एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा। बॉक्स शेडो यहाँ पर आपको 3 देनी होती है कि किस डायरेक्शन में आपको कितनी शेडो चाहिए। मान लीजिए अगर आपको किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा शेडो चाहिए तो आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये इधर की साइड अब जो है हमारी शेडो थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको अपना चेंज कर सकते हैं। इधर अब बिल्कुल कम हो गई। अब इसके बाद में हमने लगाया बटन होवर। ये जो आप देख रहे हैं ना ये जो होवर इफेक्ट है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इनपुट वाले जो ये जो हमारी स्क्रीन थी इसको सेट करते हैं। इसको सेट करने के लिए विड्थ मैंने 320 पिक्सल ले ली। बॉर्डर मैंने 1 पिक्सल का ले लिया। आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर आप बॉर्डर 5 पिक्सल का करते हैं तो क्या चेंजेस होंगे इधर। यहाँ पर जो आपका ये बॉर्डर था ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। 50 पिक्सल करके देखते हैं। कंट्रोल एस और इधर कंट्रोल आर। ये शायद क्योंकि हमने कोई और कलर यूज़ नहीं किया इसकी वजह से दिख नहीं रहा, बट ये हो रहा होगा। ये 50 पिक्सल पर इतना दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बॉर्डर रखिएगा 10 पिक्सल। इसका बॉर्डर रेडियस 16 पिक्सल। ये जो यहाँ पे कर्व आया है 16 पिक्सल की वजह से आया। पैडिंग, पैडिंग मतलब आप कितना ये स्पेस रखने वाले हैं। फिर से इसकी जो बॉर्डर है उससे मार्जिन, मतलब आप फिर से वही मार्जिन पैडिंग वाली बात होगी। अब बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर जो ये स्क्रीन वाला कलर है ये मैंने अभी ये रखा। आप चाहें तो इसको और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग आप कलर चेंज। बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो सेम एज इट इज जैसे ऊपर यूज़ की थी। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट का जो साइज़ मतलब ये वाला जो फ़ॉन्ट है इसका जो साइज़ रखा है मैंने 40 पिक्सल रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं जैसा आप कैलकुलेटर का साइज़ लेके चल रहे हैं। टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन राइट मतलब ये इधर से आना चाहिए राइट साइड से। अगर मैं इस टेक्स्ट अलाइन को राइट की जगह सेंटर कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने इसको कंट्रोल सेव किया और इसको रीलोड किया तो देखिए सेंटर में आ गया। ऐसे ही अगर मैं लेफ्ट में करूँगा तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, बट यूजुअली जो कैलकुलेटर होता है उसके अंदर राइट में होता है तो हम इसे राइट में ही रखेंगे। ठीक। इसके बाद हमने कर्सर पॉइंटर लिया कि इसके अंदर जब भी कर्सर आए तो वो पॉइंटर की तरह होना चाहिए और उसका कलर हमने ये रखा हुआ है। अब इसके बाद हम बटन्स को यूज़ करते हैं। बटन में क्या करा हमने, सबसे पहले बॉर्डर, बटन को हमने किसी को कोई बॉर्डर नहीं दिया। इसके बाद हमने इसकी विड्थ 60 पिक्सल रखी और हाइट भी 60 पिक्सल रखी। स्टार्टिंग में हमने इसको एक स्क्वायर बनाया और जिसके बाद में हमने बॉर्डर रेडियस 50% यूज़ करके इसको सर्कल कर दिया। किसी भी स्क्वायर को अगर आपको कभी भी सर्कल में कन्वर्ट करना हो आप उसकी बॉर्डर रेडियस 50% दे दीजिए, वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप 50% ना करें, आप यहाँ पे 20% कीजिए और इधर देखिए चेंजेस हो जाएंगे। ये देखिए आपको जिस तरह से मॉडिफिकेशन करनी है अपने कैलकुलेटर के अंदर आप कर सकते हैं। इसकी हाइट हमने 60 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल रखा कि कितनी कितनी इनके बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 10 पिक्सल की जगह चेंज करते हैं 25 पिक्सल में, तो देखिए इधर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ये और दूर दूर हो जाएंगे। बट यहाँ पे 10 पिक्सल ही मेरे को ठीक लग रहा था मेरे हिसाब से, तो मैंने ये रखा। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मैंने इसका ट्रांसपेरेंट रखा और ये कलर मैंने फॉन्ट कलर के लिए यूज़ किया है। जो ये एसी आपको दिख रहा है ना वाइट कलर का, ये मैंने इसके लिए यूज़ करा है। वाइट कलर के लिए एफ 6 टाइम्स यूज़ करते हैं। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल का ही रखा है, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बॉक्स शेडो जैसे ऊपर हमने शेडो दी थी उसी के लिए ये जो एक्सटर्नल शेडो आ रही है ये इसके लिए हो गया। कर्सर पॉइंटर रखा और इसके अलावा बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर मतलब जो ये कलर है
अब आप कहेंगे कि इनका कलर चेंज है, इनका कलर हमने नीचे जाके चेंज किया है। देखिए, जो क्लियर वाला था मतलब ये वाला, इसके लिए मैंने बैकग्राउंड कलर ये यूज़ किया। उसके बाद जो इक्वल बटन था उसका कलर मैंने रेड दिया है, तो इक्वल बटन में मैंने बैकग्राउंड कलर रेड के लिए ये यूज़ कर लिया। आप ये नंबर सेम चेंज कर सकते हैं, वरना आप देखिए मैं आपको ये वाली लाइन लिख के दिखाता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डालते हैं और यहाँ पे बहुत सारे कलर आते हैं, नहीं आते आपके केस में तो आप वाइट डालिए। वाइट डालने के बाद आपको थोड़ी देर में यहाँ ये आएगा और इसको आप पिक कर सकते हैं, जैसा कलर आपको यहाँ से चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि इतने सारे नंबर याद रख पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये इक्वल बटन के लिए हो गया। ऑपरेटर के लिए आप देखिए, ऑपरेटर का बैकग्राउंड कलर मेरे को ये रखना था, तो मैंने ये वाला लिया और इसका कलर जो अंदर था वो ये। ऐसे ही एसी ऑल क्लियर के लिए हमने डॉट एसी यूज़ करके ये यूज़ किया। अब देखिए होवर इफेक्ट मैंने लगाया, इससे पहले हमने होवर इफेक्ट एक बार ऊपर भी लगाया था बटन पर, तो वो सारे के ऊपर लगाया था, तो जितने भी बटन्स थे सबके ऊपर ये होवर इफेक्ट लगाया था। तो ये देखिए ये वाले कलर थे वो थोड़ा सा लाइट बैकग्राउंड कलर, देखिए इसको लिखेंगे बटन कॉलन होवर और उसके बाद ये बैकग्राउंड कलर में आपको जो जो कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर आप ये कलर नहीं चाहते, आप कोई दूसरा कलर चाहते हैं, मान लीजिए आप ग्रीन चाहते थे ये वाला, तो बस इसको यहाँ पर सिलेक्ट करिए कंट्रोल एस और यहाँ पे कंट्रोल एस इधर और कंट्रोल आर इधर आके, अब देखिए ग्रीन हो गया। ठीक, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये कलर्स वगैरह सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। कंट्रोल एस और कंट्रोल आर। ठीक, ऐसे ही फिर हमने नीचे इन वालों के लिए ओवर इफेक्ट लगाया और इक्वल बटन के लिए ओवर इफेक्ट लगाया बाद में। तो डॉट ऑपरेटर पे ओवर इफेक्ट ये बटन डॉट एसी करके हमने इस पे लगाया, बटन डॉट ऑपरेटर करके ये जितने भी ये वाले ऑपरेटर थे स्टार से लेके प्लस तक इनके ऊपर लगाया, और बटन डॉट इक्वल बटन करके ये, मतलब बटन तो हमारा एलिमेंट हो गया और डॉट इक्वल बटन उसकी क्लास। अगर कभी भी आप होवर इफेक्ट लगाते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास को लेके, तो उसका सिंटैक्स होता है बटन डॉट उस क्लास का नेम और ये बटन का ये क्लियर होगा। तो ये आपका HTML कोड पूरा हो गया। ये मैं पूरा कोड आपको गिटहब फाइल शेयर कर दूंगा अपने कमेंट डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट सेक्शन में भी, आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हो और पूरा कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है स्क्रिप्ट फाइल की, जो इसका सबसे मेन टास्क है। स्क्रिप्ट फाइल मतलब अभी तक हमने जो भी HTML और CSS का यूज़ किया था, अब तक हमने ये बनाया, बट अभी आप जब ये प्रेस करोगे तो यहाँ पे 7 रिफ्लेक्ट नहीं होगा, 8 प्रेस करोगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो AC दबाने पे ये ऑल क्लियर नहीं हो रहा होगा आपका भी। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए देखिए हमने क्या काम किया। सबसे पहले ना आप एक चीज़ समझिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं अवेल फंक्शन। ये क्या करता है कि आप कोई भी स्ट्रिंग अगर इसमें पास करते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी मैथमेटिकल एवोल्यूशंस होनी होती हैं वो उसको खुद कर लेता है। आपको किसी तरह का कोई काम नहीं करना होता। मान लीजिए अगर आप किसी कोई स्ट्रिंग पास करते हो 1+2, तो वो अपने आप उसको एवेलुएट कर लेगा अगर आपने उसको eval फंक्शन के अंदर पास किया तो। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किया है। हमने क्या करा, एक इनपुट टेक्स्ट मतलब एक हमने वेरिएबल ले लिया इनपुट नाम का, दूसरा ले लिया बटन नाम का, और हमने इनपुट के अंदर जो हमारा इनपुट बॉक्स बना था HTML फाइल में, मतलब जो ये वाला बॉक्स था, ये देखिए मैं आपको इंडेक्स ये अपनी HTML फाइल दिखाता हूँ। ये यहाँ पर मैंने आईडी इनपुट बॉक्स दी थी। तो जो भी मेरे इस इनपुट बॉक्स के लिए है, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका मैंने नाम दिया है इनपुट। उसके बाद दूसरा बटन, ये मैंने जो है यूज़ करा है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो जो भी अब इनपुट के अंदर आएगा वो गेट एलिमेंट बाय आईडी प्रॉपर्टी के थ्रू आएगा। दूसरा क्वेरी सेलेक्टर ऑल लेके बटन, मतलब जब बटन प्रेस करेंगे ये उसके लिए यूज़ किया जाएगा। मैंने एक स्ट्रिंग ली जो कि बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। फिर मैंने एक एरे माना, और एरे वो माना जो जो बटन हम प्रेस करेंगे वो उस एरे के अंदर जाते रहेंगे, और उसके बाद मैंने एरे के लिए फॉर ईच लूप लगाया। जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर ईच लूप सपोर्ट करता है, इसलिए फॉर ईच लूप का मैंने यूज़ किया। एरे डॉट फॉर ईच बटन, यहाँ पे एक इवेंट लिसनर मैंने फंक्शन यूज़ करा कि जब क्लिक हो तब क्या होगा कि जैसे ही आप कोई भी बटन क्लिक करोगे, आप 7 क्लिक करोगे तो वो आपके स्ट्रिंग के अंदर चला जाएगा। अब अगर आपने जो बटन प्रेस किया है, अगर वो इक्वल इक्वल टू इक्वल है, मतलब अगर आपने ये वाला बटन प्रेस किया है तो वो eval फंक्शन को कॉल करे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि eval ऐसा फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ भी होता है उसको मैथमेटिकली एवेलुएट कर लेता है। तो स्ट्रिंग को अपडेट कर दो आप eval स्ट्रिंग करके, मतलब जो भी आपने स्ट्रिंग पास की थी वो एवेलुएट हो जाए। मान लीजिए आपने यहाँ पर 7+2 पास किया, तो अभी 7+2 इसके अंदर एक स्ट्रिंग की फॉर्म में गया, और स्ट्रिंग की फॉर्म में जाने के बाद क्योंकि eval फंक्शन के अंदर गया तो ये एवेलुएट होके 7+2 क्या हो जाएगा 9। अब ये जो 9 है ये इस स्ट्रिंग के अंदर पास हो जाएगा, ये वाली। और फिर मैं कह दूंगा कि जो इनपुट है, जो मैंने ऊपर ये वाला इनपुट माना था उसकी वैल्यू को स्ट्रिंग कर दिया, तो अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग ये रिप्रेजेंट कर देगा। अगर मान लीजिए आपने इक्वल बटन प्रेस नहीं किया, अभी आप ये वाले जो डिजिट्स हैं यही प्रेस कर रहे हैं, तब क्या होगा? अगर आपने AC प्रेस किया तब क्या होगा? और अगर आपने C प्रेस किया तो क्या होगा? तो सबसे पहले हमने एक केस ले लिया इफ कंडीशन लगा के इक्वल के लिए। दूसरी बार अगर आपने ऑल क्लियर प्रेस किया, ऑल क्लियर प्रेस किया तो आपके क्या होना चाहिए कि जो आपकी स्ट्रिंग थी वो एम्प्टी हो जानी चाहिए। तो हमने वही करा, अगर आपने ऑल क्लियर को करा है तो स्ट्रिंग को जो है हमने एम्प्टी कर दिया और उसको इनपुट वैल्यू के अंदर पास कर दिया। ऐसे ही अगर आपने क्लियर करा है तो क्या होना चाहिए कि जो आपकी स्ट्रिंग है, मान लीजिए अभी स्ट्रिंग मेरी 9888 है,
ठीक, जब मैं इसको करूँगा और उसके बाद क्लियर बटन प्रेस करूँगा तो एक कम हो जाना चाहिए, 988 रह जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक और कंडीशन लगा दी कि एल्स इफ अगर कोई क्लियर प्रेस कर रहा है, तो आप क्या करो कि स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग बना दो। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके स्ट्रिंग की लेंथ -1 से। मान लीजिए अगर 3 टाइम 8 जो है ये स्ट्रिंग थी और इसके बाद अगर किसी ने क्लियर किया तो 988 चाहिए। तो मेरे को इन शॉर्ट क्या चाहिए कि ये जो मेरी 4 की थी, ये 4 से रिप्लेस होके 3 की हो जाए और जो इधर वाला है वो कम हो जाए। तो देखिए इसकी इंडेक्सिंग 0, इसकी 1, इसकी 2 और इसकी 3। जब मैं इसकी लेंथ निकालूँगा तो 4 आएगी। 4 माइनस 1 ये जो मैंने यहाँ पर किया, स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, 4 -1 3। तो देखिए 0, 1, 2, 3। अब ये वाला जो फंक्शन होता है वो लेस देन तक चलता है, इक्वल टू तक नहीं चलता। तो 0 वाली इंडेक्स क्या रहेगी मेरे पास सब स्ट्रिंग में, 1 वाली इंडेक्स रहेगी और 2 वाली स्ट्रिंग रहेगी। जैसे ही क्लियर प्रेस करूँगा 8 खत्म हो जाएगा। तो ये क्लियर फंक्शन के लिए हो गया और उसके बाद में जो मेरी स्ट्रिंग आई उसको मैंने इनपुट वैल्यू में डाल दिया ताकि वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाए। उसके बाद बचा क्या, अब जो ऑपरेशंस थे, जो अब जैसे आप यहाँ पे ये 7 प्लस माइनस करने के बाद जो यहाँ पे ये सब ऐड हो रहे थे उसी स्ट्रिंग में, तो वही हमने किया। एल्स स्ट्रिंग प्लस मतलब आप जो भी अब इनमें से बटन प्रेस करोगे, अगर आप ऑल क्लियर, क्लियर और इक्वल को छोड़ के कोई भी बटन प्रेस करोगे, तो वो स्ट्रिंग के अंदर ऐड होते जाएँगे। तो वो यहाँ पर इससे हो गया और उसको इनपुट स्ट्रिंग के अंदर इन्होंने बाद में पास किया और आपका फुल्ली फंक्शनल कैलकुलेटर तैयार है। मैं ये कोड आपको गिटहब का जो लिंक होगा वो आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, आप देख सकते हैं। और अगर आप सिंपली बस उसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको सीधे पुल कर सकते हैं वीएस कोड में। होप आपको पता होगा कि आप गिटहब से किसी भी रेपो को या किसी भी फ़ोल्डर को कैसे अपने वीएस कोड में पुल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप हमें बता सकते हैं। हम अगली वीडियो इस टॉपिक के ऊपर लेके आएँगे। थैंक्स अ लॉट।